नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर है, जो कि मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न है, जो कि लगातार पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें 30 ऐसे प्रश्न लेकर हैं जो कि लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं और वीडियो का जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? सोडियम एवं कैल्शियम की, फेफड़े की, लाल रुधिर कणिका या फिर यकृत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिका है, ये गर्भवती महिलाओं में कमी हो जाती, इसकी कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मानव शरीर में कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है ना? तो ये कोलेजन क्या चीज है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में यह प्रोटीन देता है। कोलेजन वो पदार्थ है, उनका स्वाभाविक मात्रा क्या है? ये प्रोटीन जनरेट करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तीसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, अधिकांश एंटीबायोटिक से प्राप्त होता है? एक्टिनोमाइसिटीज से, फफूंद से, ए उक्त दोनों, ए एवं बी से, या फिर साइनोबैक्टीरिया से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो अधिकांश एंटीबायोटिक्स है दोस्तों वो आपका एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त होता है। और 1928 में दोस्तों प्रथम जो एंटीबायोटिक्स है वो पाया गया था, जो कि पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन है, उसके नाम से पेनिसिलियम नोटेटम है, एंटीबायोटिक्स के रूप में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न बोलता है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उनमें जो असामान्य रूप से मतलब है ना वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया या फिर इओसिनोफिलिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो असामान्य वृद्धि होगा वो आपको पॉलीसाइथेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता है? ए बी या फिर ओ? तो यहाँ पर जो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ओ है, ओ रक्त समूह जो सार्वभौमिक दाता है, जबकि ए बी होता है आपका, है ना। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है, और ए बी है आपका क्या होता है? रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है। ये सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है, और दान देने में ओ ब्लड ग्रुप है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठवां नंबर का यहाँ पर, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्न में से कौन सी है? फेमोरला, लिएक, एक्सिला या फिर कैरोटिडा या फिर एओर्टा, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एओर्टा है ना, एओर्टा है वो सबसे बड़ी धमनी है, क्योंकि ये जो महाधमनी से, ये एओर्टा है वो महाधमनी से जुड़ी रहती है, जो संपूर्ण शरीर में क्या करता है? रक्त का प्रवाह के लिए अन्य धमनियों में रक्त प्रवाहित करती है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह क्या है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है दोस्तों? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे ज्यादा रिसेप्टर है? ए बी या फिर ओ? तो यहाँ पर जो रिसेप्टर ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी जो रक्त समूह है सर्वग्राही, सबसे ज्यादा सर्वात्रिक सर्वग्राही रक्त समूह है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? तो मेढक क्या है? कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या मेढक का जो ब्लड है दोस्तों, जो रक्त है ना, वो क्या ठंडा होता है? ठंडा होता है या फिर गर्म होता है ना? तो ये पाया जाता है जो मनुष्य का रक्त है वो गर्म होता है। इसी प्रकार से जो आपका जो मेढक है ना, ये इसका सही हो जाएगा, आपका सही है, क्योंकि जो कोल्ड ब्लड है वो एनिमल है ना। मेढक जो कोल्ड ब्लड एनिमल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, देखते हैं। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, तो जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है ना, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है, इनका जो व्यास है दोस्तों यहाँ पर, है ना, वो कितना होता है?
0.007 मिलीमीटर या फिर 0.7 मिलीमीटर या फिर 0.07 मिलीमीटर या फिर 0.007 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इनका जो व्यास है दोस्तों वो कितना होता है, तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 0.007 है ना, सॉरी मिलीमीटर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ग ए बी वाला रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खाली स्थान हो, है ना, मात्रा ए, मात्रा बी, मात्रा ए बी या फिर कोई भी वर्ग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो ए बी वर्ग है ना, ए बी रक्त समूह है वो क्या है, ए से भी ले सकते हैं और बी से ले सकते हैं, तो ये भी कोई भी वर्ग है उससे ले सकते हैं। और साथ में आपका ओ है, डोनर के रूप में रहता है ना, ये डोनर है, और ये ए बी है वो सबसे ज्यादा सार्वत्रिक रिसेप्टर है। तो इस प्रकार से ये सभी से है क्या ले सकता है, कोई भी रक्त समूह है उससे अपन ब्लड है वो ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 12वां नंबर का प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, मेंढक में, मछली में, मनुष्य या फिर कीचुआ में, है ना। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का विलय है दोस्तों, है ना, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कीचुआ है ना। इसमें क्या होता है, जो जीव द्रव्य और हीमोग्लोबिन ये पूरी तरीके से मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है पारे का मिलीमीटर के पदों में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, पार्ट्स पर मिलियन में, फिर ग्राम प्रति लीटर में। तो यहाँ पर जो रक्त है ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14वां नंबर का, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 6.4%, 4.8%, 7.4%, 8.4 या फिर 6.2। तो यहाँ पर जो रक्त का पीएच मान है दोस्तों, है ना, जो ब्लड है उनका जो पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 है दोस्तों जो रक्त है पीएच मान है, अगर 7 में है तो वो उदासीन होता है, और 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और अगर 7 से ज्यादा है पीएच, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तो देखना यहाँ पर जो रक्त है वो 7.4 है, तो ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर का, यहाँ पर रक्त का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त का पीएच मान है वो 7.4 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर के तापक्रम को कम करता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है, या फिर विषरोधी के रूप में प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर एंटीजन है दोस्तों, वो क्या काम आता है, एंटीजन है ये किस काम में आता है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है। क्योंकि यहाँ पर जो एंटीजन है दोस्तों पहले से इजेक्ट करा दिया जाता है, और जैसे ही अगर कोई संक्रामक रोग है ना, जो संक्रामक रोग है वो हमारे शरीर में आता है तो उसको पहचान कर रखता है ये एंटीजन है ना, कम मात्रा में रहता है, और जैसे ही पहचानेगा तो उसको क्या, उसके प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर वो पैदा कर देता है, जिससे जो रोग है वो फैलता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक जी बेंटिक का मुख्य योगदान है। यहाँ पर फ्रेडरिक जी बेंटिक है, ये साइंटिस्ट है, उनका योगदान क्या है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की, या फिर एंटीसेप्टिक उपचार दिया, इंसुलिन की खोज की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रेडरिक जी बेंटिक वो इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी से दोस्तों, है ना, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, जो आपका मधुमेह है ना वो बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्रेडरिक जी बेंटिक का मुख्य योगदान क्या है, इंसुलिन की खोज किया है इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 1000 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो स्वस्थ मनुष्य है दोस्तों उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कितना होता है, 9.8, 12.5, 14.5 या फिर 11.5, है ना। तो एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें जो ब्लड है ना, उसमें हीमोग्लोबिन HB
जो हीमोग्लोबिन है उसका मात्रा होता है 14.5 ग्राम होता है। 5 ग्राम है ना, 14.5 ग्राम है वो होता है। अगर 14.5 ग्राम से कम है स्वस्थ पुरुष है उसमें, स्वस्थ मनुष्य उसमें, तो ये कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, रक्त की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती है वे क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स कहलाते हैं, आरबीसी कहलाते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड कार्पोसेस कहलाते हैं, फिर त्वचा की कोशिकाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो रक्त में जो उपस्थित है ना, बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्हाइट ब्लड कार्पोसेस या फिर श्वेत रक्त कणिका। इसमें क्षमता होती है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में के अंदर में आ रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता ये पैदा करता है और इसको नष्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का। यहाँ पर 20वां नंबर का प्रश्न बोलता है, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया है। तुम रक्त समूह का आविष्कार हो किसने किया है दोस्तों? मेंडल द्वारा, फ्रांसिस नेल्सन द्वारा, एस मिलर द्वारा, या फिर कॉल लैंड स्टेनर द्वारा। तो यहाँ पर 20वां नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉल लैंड स्टेनर द्वारा यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है उनका खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर के। यहाँ पर सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो 100 ml है ना, जो 100 ml ऑक्सीजन है O2 उसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? 40 ml, 10 ml, 20 ml या फिर 50 ml। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 ml होते हैं प्रत्येक 100 ml रक्त में, है ना। प्रत्येक जो 100 ml रक्त है उसमें आपका कितना 20 ml है वो O2 रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। तो RH फैक्टर है उनका किससे संबंधित है दोस्तों? कपि से, मानव से, बंदर से या फिर चूहा से। तो इसका संबंध किससे है RH कारक का? तो आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कपि से संबंधित है। ये कपि है ना, जो आदि टाइम में है तो पहले के टाइम में यहाँ पर RH फैक्टर की खोज बंदरों में की गई है, जो बंदर है उसमें की गई थी। तो ये बंदर है ना, ये सबसे पहले बंदर में खोज किया गया था और इसका संबंध है वो कपि से है। कपि क्योंकि पहले टाइम का जो मनुष्य है ना, जो बंदरों के समान होता था उसको करे, तो उसी से जो बंदर है उनका विकास हुआ है, तो ये बंदर से कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30वें नंबर का, रक्त का पीएच मान है 5.0, 6.4, 7.4 या फिर 8.0। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है और यह एक दो क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक होता है जो रक्त है वो क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, ये टिश्यू होता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का बनना तथा रेड ब्लड कार्पोसेल्स का विनाश होना होता है क्या कहलाता है? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियास में या फिर यकृत में। तो यहाँ पर जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है उनका विनाश कौन करता है दोस्तों? उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्लीहा है, स्प्लीन है ना। स्प्लीन के द्वारा क्या कहता है, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है उनको नष्ट कर दिया, जो खराब हो गया होता है उनको ये नष्ट कर देते। इस वजह से जो प्लीहा है उसको है ना, रक्त क्या है, आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है ना। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वें नंबर का। यहाँ पर, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच गैप में, या फिर यौगिक आसन करते समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में जो गैप होता है ना, पल्स रेट चलता रहता है उनके दो धड़कनों के बीच में, तो वहां से ये क्या करता है, वो वहीं पर ही आराम कर लेता है हृदय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो जो प्लाज्मा है दोस्तों उसमें जल का मात्रा कितना है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो 60% होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक या फिर उपयुक्त उत्तक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्लड है वो एक संयोजी उत्तक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, 1.5 लीटर, 3.0 लीटर या फिर 6.0 लीटर या फिर 9.0 लीटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक स्वस्थ मनुष्य वो दिन में कितना पेशाब करता है? 1.5 लीटर है वो पेशाब है ना, मूत्र का विसर्जन है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, हीमोग्लोबिन क्या चीज है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है दोस्तों? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, जो कि एजीबी होता है। इनका कार्य क्या होता है? जो रक्त है उनको लाल करने का काम होता है ना, लाल कर देते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं, हिमोलिसिस बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, फिर पैरालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।